स्वागत करता हूं दोस्तों आपका हमारे JVN CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों ये हमारा IN IFS का मॉड्यूल सी का क्विक रिवीजन सेशन है। मैं आपको 40 से 50 मिनट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉड्यूल सी के सभी कुछ क्लियर करा दूंगा, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मॉड्यूल सी के रिवीजन को। सबसे पहले पहला यूनिट है दोस्तों हमारा यूनिट नंबर 20। आइए डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को यूनिट नंबर 20 से। लेट्स डिस्कस फ्रॉम यूनिट नंबर 20। तो दोस्तों सबसे पहले बताया जा रहा है टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो दोस्तों देखिए, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। मैं आपको कैटेगराइजेशन समझा रहा हूँ, सारा कुछ टेबलर फॉर्मेट में रहेगा ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इनफॉर्मल में क्या होता है, रेगुलेशन नहीं होता है, लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसीड्यूर है, ट्रांसपेरेंसी है और लो डिफॉल्ट रेट होता है। फॉर्मल में क्या, ऑर्गेनाइज है, इंस्टीट्यूशनल है, रेगुलेटेड सिस्टम होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इंडिविजुअल मनी लेंडर, ग्रुप ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ लोकल ब्रोकर, पॉन्ड ब्रोकर, ये सभी इनफॉर्मल में आते हैं। फॉर्मल में दोस्तों NBFC, फाइनेंशियल रेगुलेटर, कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। फिर दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रेगुलेटरी में देखा एग्जांपल है RBI, IRDA, SEBI। इंटरमीडिएटरी में SBI, BOB, PNB। नॉन इंटरमीडिएटरी में NABARD और SIDBI। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों एसेट साइड में लोन एंड एडवांस, इन्वेस्टमेंट, प्लेसमेंट, डेरिवेटिव एक्सेट्रा। लायबिलिटी साइड में डिपॉजिट, मनी एक्सेप्टेड फ्रॉम कस्टमर फॉर रेमिटेंस। फाइनेंशियल मार्केट में दोस्तों मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट। मार्केट का डेफिनेशन में दोस्तों एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे दो पार्टी गैदर करते हैं ताकि फैसिलिटेट कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे बायर और सेलर मनी ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज ट्रेड करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ट्रेड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे। दोस्तों आप देखिए, प्री इंडिपेंडेंस एरा का आपको फेजेस बताया गया है। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना, 1896 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, 1863 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास मर्ज किया गया ताकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन सके। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कन्वर्ट हो गया SBI में, इंडिया का फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। 1935 में RBI रिकमेंड किया गया हिल्टन यंग कमीशन। तो आप बुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी को मैं कवर कर रहा हूँ। फेज़ 2 है दोस्तों हमारी, ये फेज़ 1 था जिसे प्री इंडिपेंडेंस कहते हैं। फेज़ 2 हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस है। यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ जिसका इंपैक्ट था सोशल जस्टिस पे। नेशनलाइजेशन हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, नेशनलाइजेशन हुआ SBI का। फिर दोस्तों फॉर्मेशन हुआ LIC का। मनी लेंडर को एक्सप्लॉइटेटिव थे, पुअर पीपल जो है बैंक लोन नहीं मिल पाता था उन्हें, मनी लेंडर जो। फिर दोस्तों ड्रॉट आया 1965 में और 1996 में, जिस कारण से हेवी इंपोर्ट एंड एड आया। नेशनलाइजेशन हुआ 14 प्राइवेट बैंक का जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ से ऊपर था। कब हुआ, 1969 में। नेशनलाइजेशन हुआ 6 मोर बैंक का जिनका डिपॉजिट 200 करोड़ से ऊपर था। फिर दोस्तों ईयर में देखिए 1972 में नेशनलाइजेशन हुआ 55 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी का और 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। 1975 में RRBs का एस्टेब्लिशन हुआ। 1948 में IFC इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशन हुआ। 1951 में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट आया 1951 का। 1955 में दोस्तों देखिए ICICI बना, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर दोस्तों नेशनल NABARD बना, एक्जिम बैंक बना, स्मॉल SIDBI बना। दोस्तों ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या क्या हुआ फेज़ 2 में, IDBI, NABARD, एक्जिम, NHB, SIDBI, UTI, सबका फुल फॉर्म देख लीजिए। क्या था लिबरलाइजेशन का कारण फेज़ 3 में, तो स्लो ग्रोथ हो रहा था दोस्तों इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ के कारण। हम लोग डिपेंडेंट थे सोवियत यूनियन पे एक्सपोर्ट के लिए। फिर दोस्तों बायलैटरल सिस्टम था, मेकिंग पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। और दोस्तों USSR का डिसमेंटलिंग हुआ जिस कारण से एक्सपोर्ट बहुत ही बढ़ गया था। दोस्तों इशूज़ क्या थे, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। तो कैसे इसमें क्या रिकमेंड किया गया कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए USA को और यूरोप को। दूसरा इशू था बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंपोर्ट था क्रूड ऑयल का जो कि राइजिंग प्राइस से अफेक्टेड था। करेंसी डिवैल्यूएट हो रहा था, INR जो है 999% से डिवैल्यूएट हो गया था दोस्तों जुलाई 1991 में, और जुलाई 3 तक 11% डिवैल्यूएट हो गया था। ये सब इशूज़ थे। IMF लोन, तो नरसिम्हन कमेटी हुआ 1991 में आया। इसने 4 टियर हायरार्की बनाया बैंकिंग स्ट्रक्चर का। इसने सुपरवाइजरी फंक्शन असाइन किया बैंकों को। फिर दोस्तों इसमें इसने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम किया। इसने फेज मैनर में 8% CAR को अचीव किया। दोस्तों इसने एबॉलिश किया ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी को। इसने प्रॉपर्ली क्लासीफाई किया एसेट और डिस्क्लोजर अकाउंट को। इसने इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया। क्या क्या मेजर लिया गया बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए, तो पहले ARC बनाया गया, एसेट रिकशन फंड। तो इसमें एक फंड बनाया गया ताकि स्ट्रेस एसेट को ले सके। SLR और CRR को कम किया गया दोस्तों, SLR को कम किया गया, CRR को कम किया गया ताकि लोनेबल फंड बढ़ा सकें। प्रूडेंशियल नॉर्म्स लाया गया ताकि इनकम डिस्क्लोज कर सके, एसेट क्लासिफिकेशन और बैड डेप्ट के प्रोविजन के लिए। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म आया दोस्तों, मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो आया। फिर डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, मार्केट फोर्स को अलाउ किया गया कि वो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर सके। रिकवरी ऑफ डेप्ट एक्ट, तो इस एक्ट को लाया गया ताकि डेप्ट रिकवरी को स्पीड किया सके। कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, नए प्राइवेट सेक्टर बैंक का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर दोस्तों कैपिटल एक्ट, कैपिटल मार्केट का एक्सेस हुआ। अमेंडेड एक्ट को अमेंड किया गया ताकि
ताकि दोस्तों बैंक को हेल्प कर सके कि वो कैपिटल रेज कर सके पब्लिक इशू से। फिर दोस्तों फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, बैंक को फ्रीडम दिया गया कि वो नया ब्रांच खोल सके और एक्सटेंशन काउंटर को अपग्रेड कर सके। नरसिम्हन कमेटी 2 में 1998 का रिकमेंडेशन, बैंक स्ट्रेंथनिंग, तो मर्जर किया गया है स्ट्रॉन्ग बैंकों का। नैरो बैंकिंग कंसेप्ट में जहाँ पे वीक बैंक जो है अलाउ किया जाएगा, वो अपने फंड को प्लेस कर सकेंगे शॉर्ट टर्म में और रिस्क फ्री एसेट में। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिकमेंड किया गया कि प्रिस्क्राइब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 9% तक बढ़ाया जाए ताकि स्ट्रेंथ बढ़े इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। ये दोस्तों नरसिम्हन कमेटी सेकंड का रिपोर्ट है। बैंक की ऑनरशिप रिकमेंड किया गया कि फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक को देखा जाए ताकि वो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकें। फिर दोस्तों रिकमेंड किया गया, रिव्यू किया गया मेजर लॉ को, जो कि RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, SBI एक्ट सबसे। कुछ और स्टेप जो लिया गया लिबरलाइजेशन के लिए, पहला है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जैसे क्रिसिल, इकरा, केयर। 2 स्टॉक एक्सचेंज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, NSE और OTCII। फिर दोस्तों कैपिटल मार्केट में देखिए क्या रिफॉर्म, डिपोजिटरी एक्ट आया, शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल, इंट्रोडक्शन ऑफ FII, इमरजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इंपोर्ट में दोस्तों डी-लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, प्रोडक्शन में दोस्तों रिन्यूएबल ऑफ प्रोडक्ट लाइसेंसिंग, लाइसेंस राज में दोस्तों एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंस। तो ये था हमारा यूनिट 20 का क्विक रिवीजन सेशन। अब आइए यूनिट 21 को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यूनिट 21 में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपने JIB के पेड प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली यदि आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं इसमें शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और सभी चीज़ों का, तो हमारे पेड प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है। मैंने एक यूनिट को सिंपल वे में समझाया है और दोस्तों आप उसका PDF भी एक्सेस कर सकते हैं। लगभग 150 से 200 MCQs क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के, जिसको आप इससे हेल्प से आप रिवाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप क्विक रिवीजन सेशन का PDF भी आपको मिलेगा, जो क्विक रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूँ हमारे पेड प्लान में। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर 21 को रिवाइज करते हैं। लेट्स रिवाइज आवर यूनिट नंबर 21। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए बिजनेस टाइप ऑफ बिजनेस यहाँ बैंकिंग है। ट्रेडिशनल एक्टिविटीज, एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग लोन एंड एडवांस। डिपॉजिट में दोस्तों डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट आता है। एडवांस में फंड बेस और नॉन फंड बेस आता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट स्केड्यूल बैंक, नॉन स्केड्यूल बैंक आता है। बोरिंग फ्रॉम RBI, स्केड्यूल बैंक जो है बोरो कर सकते हैं नॉर्मल ऑपरेशन का, और जबकि नॉन स्केड्यूल बैंक जो है बोरो कर सकते हैं इमरजेंसीज में। क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप दोस्तों नॉन स्केड्यूल बैंक को नॉन एलिजिबल नहीं है क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप के लिए। फिर देखिए नॉन स्केड्यूल बैंक के बारे में बताया जा रहा है कि वो RBI के जो RBI एक्ट का सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं होते हैं, गवर्न किए जाते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। वो केवल RBI से बोरो कर सकते हैं इमरजेंसी में, उनको क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप का एलिजिबिलिटी नहीं होती है। फिर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उनको स्केड्यूल स्टेटस नहीं दिया गया RBI के द्वारा। ये फेडरेशन होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का और इन्जॉय करते हैं रेमिटेंस एंड अदर फैसिलिटीज थ्रू देम। वो केवल RBI से बोरो कर सकते हैं इमरजेंसी में, वो क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप के लिए मेंबर नहीं होते हैं। बैंक का टाइप देखिए, स्केड्यूल बैंक क्या होता है, जो बैंक सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में, तो इनका पेड अप कैपिटल और रेज फंड कम से कम 5 लाख का होना चाहिए। ये बोरो कर सकते हैं RBI को बैंक रेट पे, मेंबरशिप ऑप्टेन कर सकते हैं क्लियरिंग हाउस का। इनको फर्दर डिवाइड किया था शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक दोस्तों वैसे बैंक होते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से और लोन एडवांस देती है बहुत सारे पर्पज़ के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक दोस्तों जो कि सरकार की तरह कंट्रोल किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक दोस्तों जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल की तरह कंट्रोल किया जाता है। फॉरेन बैंक दोस्तों भारत से बाहर जो बैंक इनकॉर्पोरेटेड, उनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में है। लोकल एरिया बैंक जैसे कुछ किसी स्पेसिफिक लोकल एरिया में जो बैंक ऑपरेट होती है। 70 में आप इसे मैंने आपको पहले बता दिया है ये इवेंट। फिर दोस्तों टाइप ऑफ बैंक में ऑब्जेक्टिव क्या, लोकल एरिया बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव है कि रूरल सेविंग को मोबिलाइज कर सकें और जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी में जो गैप है उसको ब्रिज कर सकें। इनको रजिस्टर्ड होते हैं पब्लिक सेक्टर लिमिटेड कंपनी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इनको नॉन शेड्यूल बैंकिंग कैटेगरी में डाला जाता है। इनका जो रजिस्ट्रेशन 3 डिस्ट्रिक्ट में होगा। इसका स्टार्टअप कैपिटल 5 करोड़ का होगा। मिनिमम शेयर कैपिटल जो है अपफ्रंट लाया जाएगा प्रमोटर के द्वारा। प्रमोटर इंडिविजुअल फॉर्म सोसाइटी हो सकते हैं। फैमिली ऑफ इंडिविजुअल प्रमोटर नॉट अलाउड टू कीप मोर देन 40% ऑफ द इक्विटी कैपिटल। NRI प्रमोटर कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द नंबर ऑफ प्रमोटर। फिर दोस्तों कंप्लायंस क्या है, प्रूडेंशियल नॉर्म से सब्जेक्टेड होंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज और दूसरी पॉलिसीज। इनका फंक्शन क्या है दोस्तों, टू फाइनेंस एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग एंड नॉन फार्म एक्टिविटी। जो कि ये कम से कम अपने टोटल क्रेडिट का 40% प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं, इसमें से 12% वीकर सेक्शन को होगा 2023 तक। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है, इनका एस्टैब्लिशमेंट RRBs के बारे में बताया जा रहा है। RRB एस्टैब्लिश 1975 में नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन से। ऑब्जेक्टिव है कि क्रेडिट दे सकें डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी के लिए, रूरल एरिया में क्रेडिट गैप को ब्रिज कर सकें। स्पॉन्सरशिप दोस्तों कोई पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पॉन्सर कर सकती है RBI को, RRB को। कैपिटल स्ट्रक्चर इनका ऑथराइज शेयर कैपिटल 2000 करोड़ का रहेगा। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी, 15% स्टेट गवर्नमेंट और 35% स्पॉन्सर बैंक। स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है कि किसी भी बिजनेस को ट्रांजेक्ट कर सकती है अपने ऑपरेशनल एरिया में। अब देखिए RRB के बारे में बताया जा रहा है। इनका प्राइवेट सेक्टर टारगेट है 75% ऑफ NBC और COP विचेवर इज हायर। मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 करोड़ का है। एक्टिविटी दोस्तों ये रूरल और सेमी अर्बन एरिया को सर्व करती है। लोकल एरिया बैंक का बिजनेस एक्टिविटी है कि मोबिलाइज करती है रूरल सेविंग और इन्वेस्टमेंट लोकल एरिया में। इनका प्राइवेट सेक्टर टारगेट है 40% ऑफ द
टोटल क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें से 12% वीकर सेक्शन में होगा। इनका पेडअप कैपिटल है 5 करोड़ का। एक्टिविटीज़ है दोस्तों, ये मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट को सर्व करती है। डिफरेंशिएटेड बैंक, जिसके अंदर यूसीडी, पीएससी, आरआरबी, एलएबी आते हैं। ये आइडेंटिफाइड डेमोग्राफिक सेगमेंट में काम करती है लोकलाइज एरिया में। पेमेंट बैंक दोस्तों एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट 2 लाख पर कस्टमर। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है, पर्सनल पेमेंट देती है। दोस्तों इनका 100 करोड़ का पेडअप कैपिटल होगा और स्मॉल स्केल डिफरेंशिएटेड बैंक में सर्व करेगी। पेमेंट बैंक और एसएफबी में डिफरेंस देख लीजिए। पेमेंट बैंक का फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इसका ऑब्जेक्टिव है। एसएफबी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ देती है अनसर्व और अनडिजर्व सेक्शन को। पेमेंट बैंक लैंड नहीं कर सकती, इशू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती, एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। एनआरआई कस्टमर से सब्सिडी सेटअप कर सकती है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लैंड कर सकती है स्मॉल बिजनेस यूनिट को और मार्जिनल फार्मर को, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री को और ऑनलाइन सेक्टर को। एक पेमेंट बैंक को परमिशन दिया गया कि वो डेबिट कार्ड और को इशू कर सकती है और हैंडल कर सकती है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल प्रोडक्ट। एसएफबी को दोस्तों इसके अंदर एलिजिबल प्रमोटर्स टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, कंपनीज एंड सोसाइटी, ये सभी आते हैं। पेमेंट बैंक का ऑथराइज शेयर कैपिटल 1000 करोड़ होता है, जिसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% कंसर्न स्टेट, 35% स्पॉन्सर बैंक। और इसमें एसएफबी का मिनिमम पेडअप कैपिटल 200 करोड़ होगा। फिर दोस्तों आइए देखिए बैंक टाइप बताया गया है। एसएफबी का दोस्तों इनमें इनका जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग रहता है वो 75% ऑफ एनबीसी ओबीसी विचेवर हायर, ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम लोन साइज इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है। फिर मैक्सिमम लोन साइज़ क्या है दोस्तों, इन्होंने स्टार्ट हुए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 से, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और ये कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों। एक होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो कि रूरल एरिया में होते हैं, रिफाइनेंस फैसिलिटी नाबार्ड देती है। 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, रेगुलेट किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। फिर दोस्तों स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक होती है, शॉर्ट में SCARDS कहते हैं, रूरल एरिया में नॉमिनेट करते हैं, ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है। फिर दोस्तों प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक होती है, PCARTBS कहते हैं, रूरल एरिया में ऑपरेट होती है। इसे भी दोस्तों स्ट्रक्चर होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का और फाइनेंस किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। फिर दोस्तों SCARDBS होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी। फिर दोस्तों PCRD से मैंने बता दिया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये नॉन रूरल लोकेशन में रहते हैं। इनका लैंडिंग प्राइमरीली होता है MSME और इंडिविजुअल को। इनका एक्सपोजर होता है नॉन फंड बिजनेस में और कॉर्पोरेट बैंकिंग। ये लिमिटेड होता है क्योंकि स्मॉल बैलेंस शीट और इनएडिक्वेट एक्सपर्टाइज के कारण। फिर दोस्तों कंपनी के टाइप की बात करते हैं। एक होता है फिनटेक कंपनी, वैसी कंपनी जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है फाइनेंशियल सर्विस को ट्रांसफॉर्म करने में। इसको रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा। एग्जाम्पल है पेटीएम, फोनपे, पॉलिसी बाजार। टेकफिन दोस्तों लास्ट एक कंपनी होती है जो कि प्राइमरली ऑफर करती है डिजिटल सर्विस, लेकिन किसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इंटर नहीं करती, RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। गूगल पे, अमेजॉन पे, फेसबुक पे, फाइनेंशियल। न्यू बैंक दोस्तों डिजिटल वाली बैंक होती है जो कि रेगुलेट नहीं की जाती है RBI के द्वारा, लेकिन इनका टाई अप अरेंजमेंट रहता है रेगुलेटेड बैंक के साथ ताकि वो सर्विस ऑफर कर सके। इसे भी रेगुलेट RBI नहीं करती है। इसका एग्जांपल है नियो, ऑपेक्स, रेजर पे। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, इसका रेगुलेट RBI करती है। बजाज फिनसर्व, टाटा रिजर्व सबका एग्जांपल दिया हुआ है। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर डेवलपमेंट में ATM ट्रांजेक्शन आया, फी कैश विड्रॉल 3 है मेट्रो लोकेशन के लिए, 5 है नॉन मेट्रो लोकेशन के लिए, नॉन कैश ट्रांजेक्शन फ्री है। दोस्तों NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये बैड बैंक होती है दोस्तों, बैड लोन मैनेज करती है 500 करोड़ तक का और उसके ऊपर का कोलैबोरेशन होता है प्राइवेट और PSB के बीच में। PSB मेंटेन करता है 51% ऑनरशिप, कैपिटलाइज थ्रू इक्विटी फ्रॉम बैंक NBFC। इनको असिस्ट किया जाता है IDRCL के द्वारा, इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी। इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL ये सर्विस कंपनी होती है जो कि NARCL के एसेट को मैनेज करती है। इनका टर्न अराउंड एक्सपर्ट होते हैं, मार्केट प्रोफेशनल होते हैं। डिजिटल रूपी दोस्तों RBI का CBDC है, इसको लॉन्च किया गया है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। इसका बेनिफिट है बेटर लिक्विडिटी, स्केलेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, कन्वीनियंस, एनोनिमिटी एंड क्विकर सेटलमेंट। एंड NABBIT दोस्तों क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये DFI होते हैं जिनका डेवलपमेंट और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव रहता है। पेमेंट ऑप्शन की बात करें, कैश ट्रांजेक्शन फिजिकल करेंसी में होगा, ATM में ट्रांजेक्शन जो है ATM पे होगा, ये सब आप जानते ही हैं। फिर आप यूनिट 22 की बात करते हैं दोस्तों। यदि आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इफ़ यू नीड सच टाइप ऑफ वीडियोस एंड सच टाइप ऑफ PDF यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। RBI के बारे में बताया 1934 में इस्टेब्लिश हुआ, पर्पज़ था कि सेंट्रल बैंक के बने, सेंट्रल बैंक के रूप में बने। इसका इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ का था, पेडअप कैपिटल नेशनलाइज किया गया 1949 में। चैप्टर 5 है, शेड्यूल 2 है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 इसमें इंट्रोडक्शन, कैपिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस है। चैप्टर 3 सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन है। चैप्टर 4 दोस्तों जनरल प्रोविजन है। चैप्टर 5 पेनल्टीज़ है। अब देखिए सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 2C में शेड्यूल बैंक को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 में इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं RBI को। सेक्शन 4 में स्टेट करता है कि पेडअप कैपिटल RBI का 5 करोड़ है। फिर दोस्तों सेक्शन 7 बताता है कि जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द बैंक अफेयर यार ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता है। इसके अंदर गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डायरेक्टर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 10 डायरेक्टर होते हैं अलग अलग फील्ड से। सेक्शन 8 में दोस्तों गवर्नर और डिप्टी गवर्नर ऑफिस होल्ड करता है, जिसका टर्म दोस्तों 5 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा और उसे रिअपॉइंट किया जा सकता है। लोकल बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया जाता है।
हर एक 4 जोग्राफिकल टेरिटरी से, जिसमें से 5 मेंबर अपॉइंट किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मेंबर जो है, जो लोकल बोर्ड के मेंबर होते हैं, वो ऑफिस को हेल्ड करते हैं मैक्सिमम 2 टर्म्स, जो कि टोटली 8 साल का होगा। सेक्शन 11 दोस्तों बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर को या दूसरे गवर्नर को ऑफिस से। सेक्शन 13 बताता है कि मीटिंग जो सेंट्रल बोर्ड का होगा वो गवर्नर कन्वीन करेगा कम से कम 6 बार 1 साल में, ठीक है, और दोस्तों 1 क्वार्टर में कम से कम 1 बार। सेक्शन 17 आरबीआई को परमिशन देता है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है बिना इंटरेस्ट का सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से, बैंक, लोकल अथॉरिटी से, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैंने आपको बताया। चैप्टर में देख लीजिए, चैप्टर 3 में सेक्शन 18 ये है जो कि वैलिडिटी ऑफ लोन ग्रांटेड बाय आरबीआई कैन नॉट बी क्वेश्चन, यानी आरबीआई जो लोन ग्रांट करती है उसकी वैलिडिटी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सेक्शन जो चैप्टर 3 का सेक्शन नंबर 18, आरबीआई जो इन ट्रेड में इंगेज नहीं कर सकता या डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं हो सकता किसी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या किसी अंडरटेकिंग में। सेक्शन चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन नंबर 20 है, आरबीआई बैंकर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेक्शन चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन 21 है, आरबीआई किसी भी मनी रेमिटेंस, एक्सचेंज और बैंकिंग ट्रांजेक्शन को अंडरटेक कर सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ क्विक रिविजन सेशन, दैट्स वाई मूविंग फास्ट, क्योंकि आपको रिवाइज करना है चीज़ों को फास्टली, दैट्स वाई आई एम मूविंग फास्ट टू हैव। यदि आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं एक पॉइंट को, तो हमारे वीडियो कोर्स का हेल्प ले सकते हैं, जिसमें मैंने एक पॉइंट को ध्यान से समझाया है, अब फॉर विद टेकिंग टाइम। यदि आपके पास कम समय है, आप यदि चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हैं, देन यू मे टेक हेल्प ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों फिर देखिए, चैप्टर नंबर 3 सेक्शन नंबर 22, आरबीआई का सोल राइट है कि वो बैंक नोट इशू करेगी इंडिया में। कल कभी सेक्शन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन याद रखिए। सेक्शन 24 दोस्तों, जो करेंसी नोट आरबीआई के द्वारा इशू किया जाएगा वो 2, 5, 10, 20, 50, 100 और 500 रुपये के डिनोमिनेशन में होगा। दोस्तों फिर बताया जाएगा चैप्टर इसमें कहा गया कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, ये सेक्शन 46 से 45 जी है। इसमें क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो कि लोन से रिलेटेड होगा, एडवांस से रिलेटेड होगा, क्रेडिट फैसिलिटीज़ से रिलेटेड होगा, और गारंटी आरबीआई कलेक्ट कर सकती है। आरबीआई डायरेक्ट कर सकती है किसी बैंक को कि स्टेटमेंट सबमिट करे जो कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन फर्निश किया जाता है एप्लीकेंट को आरबीआई के द्वारा बिना डिस्क्लोज किए बैंकिंग कंपनी के नाम को। चैप्टर 2B में दोस्तों प्रोविजन है जो कि ऑपरेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिगार्डिंग है। चलिए आप देखिए, चैप्टर 3A का सेक्शन 45 का 1A है, जो NBFCs होते हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उनका नेट ऑन फंड कम से कम 25 लाख होना चाहिए ऑपरेट होने के लिए। सेक्शन 45S दोस्तों, कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म या कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जो है एक्सेप्ट डिपॉजिट नहीं कर सकता है। चैप्टर 3D में दोस्तों डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है। चैप्टर 3 में दोस्तों बताया गया है कि यदि कोई हाइब्रिड या कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट है जो कि फॉल करते हैं आरबीआई, सेबी, IRDA, PFRDA में, तो यदि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा तो उसे ज्वाइंट कमेटी डिसाइड करेगी। चैप्टर 3F में दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। आरबीआई को एग्जम्पशन दिया गया है कि वो इनकम टैक्स या सुपर टैक्स पे करे अपने किसी इनकम पे। और भी देखिए सेक्शन 49, सेक्शन 59, चैप्टर 5 स्केड्यूल। अब देखिए बैंकिंग रेगुलेशन पार्ट 1 में ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया में, बैंकिंग पार्ट 2 बैंकिंग रेगुलेशन पार्ट 2 ये डील करता है बैंक के बिजनेस से। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ पॉइंट देख लीजिए। सेक्शन 6 जो कि बताता है कि एडिशनल बिजनेस जो कि बैंकिंग कंपनी कर सकती है। सेक्शन 7 में दोस्तों बताया गया है आपको कि केवल कंपनी जिनका बैंक, बैंकर या बैंकिंग नाम होगा वही बैंकिंग बिजनेस कर सकती है। 8 से 9 सेक्शन में बताया गया है कि उनका प्रोहिबिटेड बिजनेस है। 11 में बताया गया है कि मिनिमम एग्रीगेट वैल्यू कितना चाहिए पेडअप कैपिटल का और रिजर्व का बैंकों के लिए। सेक्शन 12 में बताया गया कि सब्सक्राइब कैपिटल कम से कम 50% होना चाहिए ऑथराइज कैपिटल का, और पेडअप कैपिटल कम से कम सब्सक्राइब कैपिटल का 50% होना चाहिए। सेक्शन 15 में बताया गया कि कोई डिविडेंड पेमेंट नहीं होगा जब तक सारे कैपिटल एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ नहीं किया गया। सेक्शन 17 में बताया गया कि आरबीआई रिजर्व बैंक जो है वो रिजर्व फंड क्रिएट किया जाएगा, और जितना भी प्रॉफिट है उसका कम से कम 20% ट्रांसफर किया जाएगा हर एक साल में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट वेव भी कर सकती है जब रिजर्व फंड जो है पेडअप कैपिटल के इक्वल होगा। फिर दोस्तों सेक्शन 19-18 में बताया गया कि बैंकिंग कंपनी जो है कैश रिजर्व मेंटेन करेगी। सेक्शन 19 में दोस्तों बैंकिंग कंपनी कोई सब्सिडी कंपनी नहीं बना सकती। 20 में बैंकिंग कंपनी कोई लोन या एडवांस ग्रांट नहीं कर सकती। 21 में आरबीआई डिटरमाइन करेगा पॉलिसी को, आरबीआई पॉलिसी किसके रिगार्डिंग एडवांस जो कि बैंकों को फॉलो करना है। बैंकिंग कंपनी जो है नया ब्रांच या लोकेशन ऑफ ब्रांच नहीं चेंज कर सकती बिना आरबीआई की परमिशन का। 24 में कहा है कि हर एक बैंक को मेंटेन करना है लिक्विड कैश, गैस, लिक्विड रिजर्व कैश, गोल्ड इन इनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, और टोटल इनका NDTL का 25% होना चाहिए। बैंकिंग कंपनी एक रिटर्न सबमिट करेगी आरबीआई को, जिसके पास दोस्तों जो कि 10 साल जो अकाउंट अभी तक 10 साल तक ऑपरेट नहीं हुआ है, ये सेक्शन 26 में कहा गया। सेक्शन 35 ये सभी सेक्शन दोस्तों BRA के हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हैं। सेक्शन 35 में आरबीआई जो है इंस्पेक्शन कर सकती है किसी बैंक का। सेक्शन 35 ये देख लीजिए, 35 ACA देख लीजिए। 45 जेडी नॉमिनेशन से रिलेटेड है। 45 जेडी दोस्तों ये भी नॉमिनेशन से रिलेटेड, कस्टडी, सेफ कस्टडी से रिलेटेड है। 45 जेडी दोस्तों लॉकर हायर से रिलेटेड है। अब आइए यूनिट 23 को डिस्कस करते हैं। जैसे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, DFI कौन होते हैं। DFI को स्टैब्लिश किया गया ताकि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का जो डिमांड है इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरह उसको कैटर किया सके। तो ये दोस्तों एजेंट की तरह काम करते हैं डेवलपमेंट के बहुत सारे सेक्टर में। टाइप ऑफ DFI की बात करें तो रोल ऑफ DFI इंडियन इकोनॉमी, तो DFI लॉन्ग टर्म लोन देती है ताकि नया यूनिट को सेटअप कर सके। DFI का प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस होता है। दोस्तों फंडिंग सोर्स की बात करें तो फंडिंग सोर्स में एक तो है हमारा इक्विटी कैपिटल जो कि गवर्नमेंट देती है, मल्टीलैटरल फंडिंग लाइन होता है।
फिर नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट लॉन्ग टर्म NIC LTO होता है RBI का, SLR होता है, ECB मार्केट है, लोन एसेट मैनेजमेंट। तो DFI अपने लोन एसेट को हेल्ड करती है जब तक मैच्योरिटी ना हो जाए। फिर दोस्तों क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम CAS जो है रेस्ट्रिक्ट करता है कमर्शियल बैंक को कि वो लार्ज टिकट लॉन्ग टर्म लैंडिंग पे जाए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि बैकग्राउंड क्या है, DFI को इवॉल्व किया गया कमर्शियल बैंकिंग में आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद। फिर दोस्तों यूनिवर्सल बैंक इमर्ज हुआ। RBI ने एम्फसाइज किया कि प्रूडेंशियल और सुपरवाइजरी नॉर्म जो है बैंकिंग का उसे डाइल्यूट न किया जाए। नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक ही केवल यूनिवर्सल बैंक और स्ट्रक्चर NBFC एग्जिस्ट करेगा। गवर्नमेंट अनाउंस की इंटेंशन की ट्रांसफॉर्म करे DFI को यूनिवर्सल बैंक में। ICICI बैंक में ट्रांसफॉर्म हुआ जो कि मर्ज किया गया IDBI के साथ, ताकि ICICI बैंक लिमिटेड फॉर्म कर सके और IDBI बैंक फॉर्म कर सके। DFI का एग्जाम्पल है IFCI, IDBI, CDB, एक्सिम बैंक, नबार्ड, SBI, NABFID। IFCI एस्टेब्लिश किया गया सरकार के द्वारा 1948 में ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकें। फिर दोस्तों फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, फॉरेन करेंसी लोन, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, लीजिंग, ये सभी काम DFI करती है। दोस्तों कॉर्पोरेट एडवाइजरी के बारे में बता रहे, प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये सभी इनके काम है। FDI के बारे में बता रहे, IFCI जो कैटलिस्ट ग्रुप में काम करती है वो FDI को चैनलाइज करती है और प्रोवाइड करती है सर्विस प्रोस्पेक्टिव फॉरेन इन्वेस्टर को। दोस्तों ICICI एस्टेब्लिश हुआ 1965 में। इनिशियल फोकस था दोस्तों प्रोजेक्ट फाइनेंस का। डाइवर्सिफिकेशन हुआ 1990s में। इनकॉर्पोरेशन हुआ ICICI बैंक का 1994 में। पहली इंडियन कंपनी और नॉन जापानीज एशियन बैंक जो कि लिस्टेड हुआ NYSE में, न्यूयॉर्क स्टॉक 1999 में। कन्वर्जन हुआ कमर्शियल बैंक का लेट 1990 में। ऑब्जेक्टिव था कि इंडस्ट्रियल नीड को मीट कर सके, परमानेंट और लॉन्ग टर्म फंड का असिस्ट कर सके, क्रिएशन, ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। इसका फंक्शन था कि ये फाइनेंस देती थी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन और इक्विटी पार्टिसिपेशन में, स्पॉन्सर करती थी, अंडरराइटिंग करती थी नए इशू ऑफ शेयर को। फिर दोस्तों ICICI पब्लिक इशू को अंडरराइटिंग करती थी। और दोस्तों रुपी लोन को एक्सटेंड करना, प्रोवाइडिंग सिमिलर लोन इन फॉरेन करेंसी, गारंटिंग पेमेंट फॉर क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन। ये एडवाइस क्लाइंट को एडवाइस करती है कि कैसे फाइनेंस को रेज किया जाए सुटेबल फॉर्म में। रिस्ट्रक्चर करती है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग कंपनी में, एडवाइस करती है कि एमलगमेशन प्रपोजल पे। और दोस्तों असिस्टेंट प्रोवाइड करती है कैश इन प्रिपेयरिंग प्रपोजल फॉर सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मर्जर हुआ ICICI बैंक के साथ मर्ज किया गया 2002 में, ताकि भारत का पहला यूनिवर्सल बैंक बना 2002 में। ICICI का एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ, जैसे देखिए बहुत वेंचर कैपिटल को लिमिटेड फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एंड रिस्क कैपिटल लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCCL, क्रेडिट रेटिंग कॉर्पोरेशन, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड CRISIL, OTC एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर दोस्तों ICICI ब्रोकरेज सर्विस लिमिटेड फॉर सिक्योरिटी ब्रोकरेज। ये सभी पर्पज़ है। ICICI क्रेडिट कॉर्पोरेशन, इसका नाम रखा गया ICICI पर्सनल सर्विस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फॉर रिटेल प्रोडक्ट। ICICI कैपिटल सर्विस लिमिटेड फॉर इसका पहले नाम था SCICI। दोस्तों SDFC ICICI के द्वारा प्रमोट किया गया, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है मिडिल और लोअर टर्म को। CRISIL दोस्तों सेटअप किया गया इंस्टीट्यूशन विद UTI के साथ। TDCI दोस्तों ICICI के द्वारा प्रमोट किया गया, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपग्रेडेशन प्रोवाइड करती है। IDBI एक्ट अमेंड किया गया 1994 में। फिर IDBI दोस्तों में गवर्नमेंट का स्टेक जो है 72% तक घटाया गया, पहला IPO 1995 में आया था। IDBI दोस्तों में गवर्नमेंट स्टेक जो फिर घटाया गया 58% तक। एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्जन हुआ 2000 में। फिर IDBI का ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाया गया 2000 तक। तो IDBI में क्या क्या वो बताया जा रहा है आपको। चलिए उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं एक्टिविटी क्या है IDBI का। ये रिफाइनेंस प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, डायरेक्ट लोन ग्रांट करती है, एडवांस ग्रांट करती है इंडस्ट्रियल कंसर्न को, ये टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। IDBI असिस्टेंट स्कीम, ये डायरेक्ट असिस्टेंट स्कीम है, सॉफ्ट लोन स्कीम है, टेक्निकल डेवलपमेंट फंड स्कीम है, रिफाइनेंस इंडस्ट्रियल लोन स्कीम है, बिल डिस्काउंटिंग स्कीम है, सीड कैपिटल असिस्टेंट स्कीम है, ये सभी स्कीम्स है दोस्तों। फिर दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंट का टाइप बताया गया है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट असिस्टेंट होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट फाइनेंस असिस्टेंट होता है, सॉफ्ट लोन असिस्टेंट होता है। किसी तरह के फाइनेंशियल असिस्टेंट दिए जाते हैं वो तो बताया जा रहा है। स्पेसिफिक असिस्टेंट स्कीम जैसे कंसेशनल रुपी लोन एंड अंडरराइटिंग असिस्टेंट टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, सॉफ्ट लोन स्कीम फॉर प्रोडक्ट यूनिट इन सेक्टर इंडस्ट्री, टेक्निकल डेवलपमेंट फंड स्कीम, ये सभी स्कीम है दोस्तों IDBI के अंदर। फिर दोस्तों कुछ और स्कीम क्या है बता रहा है, सीड कैपिटल असिस्टेंट स्कीम, ये किस लिए होता है ताकि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर सकें, सीड कैपिटल। फिर इनडायरेक्ट फाइनेंशियल स्कीम जो कि इसके अंदर रिफाइनेंस फैसिलिटीज होता है अगेंस्ट टर्म लोन। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि IDBI बैंक लिमिटेड का अब ये बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करती हैं इन एसोसिएशन विद फाइनेंशियल सेक्टर बिजनेस। CDB स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है दोस्तों, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है ताकि प्रमोट करे और डेवलप करे इंडस्ट्री इन द स्मॉल स्केल सेक्टर। ये एडमिनिस्टर करती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड को और नेशनल लिक्विडिटी फंड को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है CDB में। CDB का फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट फाइनेंसिंग ऑप्शन प्रोवाइड करती है MSME में, जैसे वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन असिस्टेंट, फॉरेन करेंसी लोन, फाइनेंस अगेंस्ट रिसीवेबल, इक्विटी सपोर्ट एंड एनर्जी सेविंग स्कीम। अब दोस्तों
IDBI लिमिटेड कॉमन सर्विस प्रोवाइड करती है, बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। टारगेट सेक्टर बहुत सारे सेक्टर हैं। CDB दोस्तों, CDB डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल ऑप्शन प्रोवाइड करती है, माइक्रो फाइनेंस ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इसका टारगेट सेक्टर है MSME सेक्टर। एक्सिम बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, अंडर राइटिंग सर्विस एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विस रिलेटेड टू इनपुट प्रोवाइड करती है। इसका टारगेट सेक्टर है इंडियन बिजनेस जो कि इंगेज हैं फॉरेन ट्रेड में। दोस्तों फिर एक्सिम बैंक प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट एक्सपोर्टर को, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को फैसिलिटेट करती है और रिसर्च और एनालिसिस ऑफर करती है। नबार्ड दोस्तों रिफाइनेंस प्रोवाइड करती है लीडिंग इंस्टीट्यूशन को रूरल एरिया में एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए। इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, वैल्यूएट करती है, मॉनिटर करती है और इंस्पेक्ट करती है क्लाइंट बैंक को। फिर दोस्तों नबार्ड इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1982। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। दोस्तों NHB नेशनल हाउसिंग बैंक कब आया था? नेशनल हाउसिंग बैंक आया था दोस्तों 1988 में। 1980 में नेशनल हाउसिंग बैंक आया था। ये एड्रेस करता है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर हाउसिंग, प्रमोटिंग अ साउंड हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम। NAFID दोस्तों 2021 में आया था। ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। ये दोस्तों सब्सिडी प्रोवाइड करता है या जॉइंट वेंचर प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेशन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में इंगेज हैं। दोस्तों यूनिट 24 की बात करते हैं। यूनिट 24 में दोस्तों फेजेस के अंदर बताया जा रहा है। पहला फेज है प्री इंडिपेंडेंस का, जिसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फोकस था प्रोमोटिंग रूरल क्रेडिट थ्रू कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। सेकंड फेज आया दोस्तों 1960s में, यहाँ लीड बैंकिंग स्कीम लाया गया, जो नेशनलाइजेशन किया गया 14 कमर्शियल बैंक को, एस्टेब्लिशमेंट किया गया RRBs को, इनिशिएशन किया गया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को। दोस्तों फास्ट में इसलिए चल रहा हूँ कि आपको कम समय में रिवाइज करवा पाऊँ। आप भी मेरे पेज के साथ चलिए, निश्चित रूप से आप मॉडल सी को क्विकली रिवाइज कर पाएंगे, अपना समय बचा पाएंगे और अपने समय को यूज कर पाएंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए थर्ड फेज की बात करते हैं। 1982 में क्या आया? यहाँ पे दोस्तों नबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यहाँ पे SHG का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसका लिंकेज हुआ बैंक के साथ, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो कि नबार्ड ने लॉन्च किया था 1992 में। SHG का फाइनेंसिंग जो है मेन स्ट्रीम एक्टिविटी हो गया बैंक का अंडर द प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग इन 1996। फिर दोस्तों मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट 1992 के बाद का हुआ है। इसमें दोस्तों बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, जैसे कि माइक्रो सेविंग, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो रेमिटेंस, माइक्रो पेंशन। और चलिए आगे बढ़ते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंडिया की बात करते हैं। तो 3 फेज है। प्री इंडिपेंडेंस फेज जिसका रूरल क्रेडिट पर फोकस था, लेट 1960 फेज इंट्रोडक्शन हुआ लीड बैंक स्कीम का, और तीसरा फेज था दोस्तों मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ नबार्ड का और सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ग्रामीण बैंक मॉडल। दोस्तों क्या हुआ कि जो ग्रुप के मेंबर थे उनको वो बैंक के ऑनर थे और लोन दिया गया बेस्ड ऑन ट्रस्ट विदाउट एनी एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। दोस्तों डिलीवरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस, जो इनफॉर्मल एंटिटीज है मनी लेंडर, महाजन, श्रॉफ, लैंड ऑनर। फॉर्मल एंटिटीज है दोस्तों कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक। फॉर्मल सेक्टर बैंक प्रोवाइड करती है माइक्रो फाइनेंस, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव और रीजनल RRB के माध्यम से। SHG जो है सेविंग को प्रमोट करती है और रिसोर्सेज रेज करती है ग्रुप मेंबर के लिए। SHG दोस्तों ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कि एक साथ आते हैं ताकि इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ कर सकें और फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकें, जैसे कि वुमेन ग्रुप है या विलेज बेस्ड ग्रुप है। MFI दोस्तों माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं स्मॉल लोन, थ्रिफ्ट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस पुअर इंडिविजुअल को। ये दोस्तों नॉट फॉर प्रॉफिट MFI, म्यूचुअल बेनिफिट MFI, प्रॉफिट MFI, ये सब एग्जाम्पल है। SHG बैंक लीगेज प्रोग्राम दोस्तों, इसमें अपने सेविंग अकाउंट को खोला जाता है और लैंड किया जाता है SHG को। SHG दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है किसी बैंक के साथ बिना क्रेडिट फैसिलिटी लिए हुए। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जरूरी होता है ताकि जब आप क्रेडिट लिंकेज करें SHG का, SHG सेविंग अकाउंट ओपन कर सकती है और लोन ले सकती है। बैंक सैंक्शन कर सकता है सेविंग लिंक लोन SHG। लोन ग्रांट किया जाता है SHG के द्वारा अपने मेंबर को अलग अलग पर्पज़ के लिए। जो मैच्योर SHG रहेगा उसे लोन दिया सकता है बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 4 टाइम्स द सेविंग। डिफॉल्ट जो होगा कुछ मेंबर के द्वारा उसको SHG के एक्सेस टू क्रेडिट में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई मेंबर डिफॉल्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप SHG को लोन नहीं देंगे, ठीक है। जो कोई कलेक्टर नहीं चार्ज किया जाएगा, डॉक सर्विस नहीं चार्ज किया जाएगा, इंस्पेक्टर चार्ज नहीं चार्ज किया जाएगा यदि प्राइवेट सेक्टर लोन यदि 25,000 तक का हो। रिफाइनेंस जो है 100% नबार्ड देती है। GLG के अंदर दोस्तों 4 से 10 लोग होते हैं, सेम विलेज के, सेम लोकेलिटी के, होमोजेनियस नेचर के और वो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होते हैं। इसको फॉर्म किया गया था कि लोन ले सके बैंक से बिना कोलेटरल का। जो मेंबर होते हैं वो SHG के मेंबर होते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बता देते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले MFI जो है इन अनरेगुलेटेड 21st सेंचुरी में हाई लेवल ऑफ बोरोइंग और डिफॉल्ट इस कारण से क्राइसिस आ गया आंध्र प्रदेश में दोस्तों 2010 में। RBI ने कमेटी अपॉइंट किया, इसका नाम था YH मालिंगम, ताकि इशू को स्टडी कर सके, कंसर्न को स्टडी कर सके MFI सेक्टर में। मालिंगम कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ NBFC बनाया गया, डिफाइंड क्राइटेरिया, उसमें इसने क्राइटेरिया डिफाइन किया माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के लिए, और मेजर लिया था कि हम मल्टीपल लैंडिंग को एड्रेस कर सकें। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी जो है इंटरेस्ट चार्ज में हुआ, लोन टर्म में ट्रांसपेरेंसी हुआ, एक इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम बनाया और दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन लाया गया ताकि क्रेडिट की प्राइसिंग कर सकें। बैंक क्रेडिट एक्सचेंज किया सकता है रजिस्टर्ड NBFC MFI को या दूसरे MFI को, ताकि वो इंडिविजुअल को लैंड करें और SHG या GLG के मेंबर को लैंड करें। माइक्रो फाइनेंस लोन को डिफाइन किया था कोलेटरल फ्री लोन जो कि हाउस होल्ड को दिया जाता है, इनका एनुअल इनकम 3 लाख तक है। मालिगम कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन किए कि एक NBFC का सेपरेट कैटेगरी बनाया जाए, डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन, ट्रांसपेरेंसी इन इंटरेस्ट चार्ज एंड लोन टर्म्स, ठीक है।
तो रेगुलेटरी एंट्री के बाद बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होगा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा रिपेमेंट पीरियोडिसिटी में और एज पर द बोरोड रिक्वायरमेंट। प्रत्येक रेगुलेटरी एंट्री के पास एक बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी होगा कि वो हाउस होल्ड इनकम को एक्सेस कर सकेगा और लिमिट जो लोन रिपेमेंट होगा वो मंथली इनकम का 50% होगा। दोस्तों देखिए गाइडलाइंस क्या है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का और फेयर प्रैक्टिस कोड क्या है NBFC MFI के लिए। तो एडहेयर करना है RBI के गाइडलाइन के लिए, इन्हें डिस्प्लेस करना है फेयर प्रैक्टिस कोड और कमिटमेंट ट्रांसपेरेंसी, इन्हें प्रोवाइड करना है दोस्तों एक्यूरेट डेटा टू CIC और दूसरे सोर्स के ताकि इंश्योर कर सके डेप्ट लिमिट से कॉम्प्लाइंस। दोस्तों इन्हें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट डिस्प्ले करना है ग्रेवेंट रिलेशन सिग्नम। इनके पास बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी होना चाहिए प्राइसिंग माइक्रो फाइनेंस लोन और इनका लोन एग्रीमेंट और जो फेयर प्रैक्टिस पॉलिसी है फेयर प्रैक्टिस कोड है दोस्तों वो उसके अंदर सारा डिक्लेरेशन होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी का। ये डिस्क्लोज करें प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्डाइज और सिंप्लीफाइड फैक्टर्स में KYC गाइडलाइन को फॉलो करें। माइक्रो फाइनेंस दोस्तों इसके अंदर माइक्रो सेविंग, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन आता है। एक्टिविटी 3 फेज से गुजरा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस अप टू 1990 है, पोस्ट 1990 इसे डिलीवर किया जा सकता है इनफॉर्मल और फॉर्मल चैनल से। फॉर्मल चैनल के अंदर बैंक, SHG, JLG, MFI आते हैं। MFI का जो लैंडिंग किया जाता है वो एलिजिबल होता है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का पार्ट का। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होता है MFI का उसे इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ मालिकम कमेटी। RBI ने इंट्रोड्यूस किया फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर NBFC MFI। आगे बात करते हैं दोस्तों फेयर प्रैक्टिस कोड क्या है। तो लोन एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर जो है वो आसान हो फॉलो करने के लिए लोन डिसबर्समेंट जो है प्री डिटरमाइंड टाइम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली किया जाए। जितने भी NBFC MFI होंगे उनके पास बोर्ड अप्रूवल स्टैंडर्ड फॉर्म होगा लोन एग्रीमेंट का। लोन एग्रीमेंट जो है डिस्क्लोज करेगा सारे टर्म्स एंड कंडीशन को। बॉरोवर जो है एक से ज़्यादा SHG, JLG का मेंबर नहीं हो सकते। और जो दोस्तों मॉनिटोरियम पीरियड जो है लोन के ग्रांट के बीच में और ड्यू डेट के बीच में RBI के डायरेक्टिव को फॉलो करेगा। बॉरोवर का डेटा का प्राइवेसी अलाउ किया जाएगा। लोन कार्ड जो है सारा डिटेल रिफ्लेक्ट करेगा। दोस्तों नॉन क्रेडिट प्रोडक्ट शुड हैव द बॉरोवर फुल कंसेंट। जितने भी इंट्रीज होंगे लोन कार्ड में वो वर्नैकुलर लैंग्वेज में होंगे। रिकवरी जो है एक सेंट्रल डेजिग्नेटेड प्लेस पे होगा और फील्ड स्टाफ जो है केवल रिकवरी कर सकते हैं बॉर्डर प्लेस ऑफ रेजिडेंट यदि बॉरोवर जो है अपील नहीं हो पाता है सेंट्रल डेजिग्नेटेड प्लेस पे। NBFC MFI का बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी होता है। आइए यूनिट 25 को डिस्कस करते हैं। NBFC के बारे में बताया 1960 में NBFC ऑपरेशन स्टार्ट किया भारत में अल्टरनेटिव फॉर सेवर इन्वेस्टर। 1960 में दोस्तों जेम्स एच राज स्टडी ग्रुप ने रिकमेंड किया कि हायर परचेजिंग और लीजिंग कंपनी जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट टू एक्सटेंड ऑफ देयर NOF। दोस्तों 1990 में NBFC का नंबर जो है 7,000 से लेकर 30,000 तक बढ़ गया। 1990 में गवर्नमेंट ने न्यू गाइडलाइन लाए ताकि रेगुलेट कर सके सुपरवाइज कर सके NBFC को। RBI ने कॉन्स्टिट्यूट किया कमिटीज़ का नाम था मिस्टर AC शाह कमेटी ताकि वो मेजर सजेस्ट कर सके इफेक्टिव रेगुलेशन का। दोस्तों NBFC ने इवॉल्व हुआ है कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हुआ है फाइनेंशियल इंडस्ट्री का। ये बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोन इंश्योरेंस लीजिंग। दोस्तों 19 ने क्या बताया था रेगुलेशन NBFC में RBI ने इंप्लीमेंट किया है रेगुलेशन 1997 में ताकि इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके NBFC का और उनके स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर कर सकें। दोस्तों NBFC का क्या रोल है इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करने में। NBFC फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है रूरल और सेमी अर्बन एरिया को। NBFC कंट्रीब्यूट करती है ट्रेड और बिजनेस के ग्रोथ को। NBFC समझती है फाइनेंशियल नीड ऑफ पीपल और इनोवेट करती है प्रोडक्ट को ताकि डिमांड को सूट कर सके। जो MFI होते हैं उसके अंदर दोस्तों कुछ MFI लार्जली MFI के अंदर NBFC होते हैं जो कि फाइनेंशियल नीड को सर्व करते हैं अनबैंक्ड पीपल का। जो NBFC के रेगुलेटर होते हैं उसके अंदर कुछ स्मॉल रीजनल NBFC होते हैं। RBI रेगुलेट करते हैं NBFC के एक सेक्टर को। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ NBFC के अंदर वेंचर कैपिटल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ये सभी एग्जेम्प्टेड होते हैं। NBFC क्लासिफिकेशन दोस्तों कैटेगरी ये होता है इसका एक्टिविटी एसेट फाइनेंस कंपनी होती है। इनका साइज बेसिस पे दोस्तों कुछ नॉन डिपोजिट टेकिंग NBFC होती है जिनका एसेट साइज एवं 500 करोड़ होता है। कैटेगरी भी NBFC होती है जिनके NBFC बिना पब्लिक डिपोजिट इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। दोस्तों रेगुलेटरी ओवरसाइट में NBFC जो है एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले RBI से। NBFC एक मिनिमम लेवल ऑफ रिटर्न फंड को मेंटेन करें। NBFC NDSI को प्रूडेंशियल रेगुलेशन से सब्जेक्ट किया गया है जैसा कि कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, एक्सपोजर नॉर्म्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि AFC दोस्तों एसेट फाइनेंस कंपनी होती है। ये प्रिंसिपल बिजनेस होती है फाइनेंशियल रियल और फिजिकल एसेट का और सपोर्ट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इनका इनकम जो है टोटल एसेट और इनकम का 60% से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों फिर लोन कंपनी होती है। ये दोस्तों प्रोवाइड करती है फाइनेंस फॉर एक्टिविटी अदर देन इट्स ऑन। इसके अंदर दोस्तों एसेट फाइनेंस कंपनी नहीं आती है। फिर दोस्तों कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आती है। ये शेयर और सिक्योरिटी को एक्वायर करती है, कम से कम अपने टोटल एसेट का 90% को इन्वेस्ट करती है इक्विटी शेयर में या लोन ग्रुप कंपनी में। और दोस्तों ट्रेड नहीं करती किसी इन्वेस्टमेंट में एक्सेप्ट फॉर डायल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट। दोस्तों कम से कम 60% टोटल एसेट का है वो इन्वेस्ट किया जाएगा इक्विटी शेयर में। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी कम से कम अपने टोटल एसेट का 75% डिप्लॉय करती है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में। इनका मिनिमम NOF जो है नेट ऑन फंड 300 करोड़ का होगा। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट कंपनी NBFC होती है, IDF NBFC। ये जो है लॉन्ग टर्म डेब्ट फ्लो को फैसिलिटेट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में। ये रिसोर्सेज रेज करती है रुपी डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड को इशू करके।
केवल स्पॉन्सर किया था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा। एनबीएफसी एमएफआई दोस्तों नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है, जिनका कम से कम 75% एसेट जो है क्वालिफाइंग एसेट में होगा, ये आरबीआई से रजिस्टर्ड होगी। इनका एसेट शायद 500 करोड़ से ऊपर होगा। क्वालिफाइंग एसेट जो है कोलेटरल फ्री लोन होगा दोस्तों हाउस होल्ड को, जिनका एनुअल इनकम अप टू 3 लाख है। एनबीएफसी फैक्टर दोस्तों नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है, जो कि इंगेज होती है फैक्टरिंग बिजनेस में। इनका दोस्तों टोटल एसेट का 50% जो है और ग्रॉस इनकम जो है डिराइव होगा फैक्टरिंग बिजनेस से। दोस्तों एनबीएफसी एनडी यानी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है। इनका मिनिमम नेट ऑन फंड 2 करोड़ का होता है। इनके बिजनेस का टर्नओवर का 90% या ग्रॉस इनकम का लैंडिंग एक्टिविटी से आएगा। ये रजिस्टर्ड होते हैं आरबीआई के साथ। एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है। इनका मिनिमम नेट ऑन फंड 100 करोड़ का होता है। ये कंप्लाई करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और बैंकिंग रेगुलेशन 1949। ये रजिस्टर्ड होते हैं आरबीआई के साथ। एनबीएफसी एमएफआई का मिनिमम नेट ऑन फंड 5 करोड़ का होगा। इनके एसेट का 75% जो है क्वालिफाइंग एसेट के नेचर में होगा, ये मैंने पहले ही बताया। लोन कोलेटरल फ्री होगा और उन हाउस होल्ड को दिया जाएगा जिनका एनुअल इनकम 3 करोड़ तक का है, 3 लाख तक का है। फिर दोस्तों मॉर्गेज गारंटी कंपनी होती है। इनके बिजनेस टर्नओवर का कम से कम 90% जो है या ग्रॉस इनकम जो है मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से होगा। मिनिमम रिटर्न फंड 100 करोड़ का होगा। रिव्यू किया जाएगा इन्हांसमेंट आफ्टर 3 ईयर। आरबीआई से रजिस्टर्ड होंगे। एनबीएफसी एनओएफएससी यानी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी दोस्तों होली ऑन एनओएफसी एफएससी होते हैं। इनका प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप जो है एक नया बैंक बनाएंगे एनओएफएससी के माध्यम से। ये कैपिटल होल्ड करेंगे किसी बैंक का या दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो कि आरबीआई से रेगुलेट की जाएगी या दूसरे रेगुलेटर से रेगुलेट की जाएगी। शैडो बैंकिंग दोस्तों क्रेडिट इंटरमीडिएशन होते हैं, जो कि इंटिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि रेगुलर बैंकिंग सिस्टम से आउटसाइड होते हैं। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटिटीज़ हैं जो कि इंगेज कर रहे हैं बैंक लाइक एक्टिविटीज़ में। इसके अंदर फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट फंड, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फंड, हेज फंड सभी आते हैं शैडो बैंकिंग में। दोस्तों बैंक लोन पॉलिसी के एनबीएफसी का तो बैंक फॉर्मुलेट करेगी एक लोन पॉलिसी, जो कि अप्रूव किया जाएगा उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ताकि क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड कर सके एनबीएफसी को। फिर दोस्तों बैंक कैसे लोन देती है एनबीएफसी को ये बताया जा रहा है। दोस्तों क्रेडिट ऑन बैंक लिंक्ड टू एनओएफ, तो विड्रॉन फॉर रजिस्टर्ड एनबीएफसी इंगेज इन परमिशनल एक्टिविटी। बैंक लैंड कर सकती है फाइनेंसिंग सेकंड हैंड एसेट को एनबीएफसी के द्वारा, उसमें जिसके पास सफिशिएंट एक्सपर्टाइज हो। दोस्तों एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आरबीआई के साथ, उसे एक्सेस कर सकता है क्रेडिट डिसीजन मेरिट पे। तो इनएलिजिबल एक्टिविटी कुछ एक्टिविटी जो कि एनबीएफसी लेती है उसको बैंक लोन नहीं मिल सकता, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज एंड थ्रू वेरियस शेयर एंड डिवेंचर, अनसेक्योर्ड लोन, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ऑल टाइप्स ऑफ लोन एंड एडवांस टू सब्सिडरी ग्रुप कंपनी एंटिटीज एंड फाइनेंस टू एनबीएफसी फॉर फर्दर लैंडिंग टू इंडिविजुअल। इन सभी को दोस्तों बैंक के लोन नहीं दे सकती। बिल डिस्काउंटेड क्या होता है, तो ये सभी बैंक क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर दोस्त केस राइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ कमर्शियल व्हीकल। दोस्तों ब्रिज लोन क्या होता है, बैंक जो है ब्रिज लोन ग्रांट नहीं करे या इंटरिम फाइनेंस ग्रांट नहीं करे अगेंस्ट कैपिटल डिवेंचर इशूड टू ऑल कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी या आरएनबीसी। दोस्तों शेयर और डिवेंचर जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में फॉर सिक्योर्ड लोन ग्रांटेड टू एनबीएफसी। बैंक जो है एग्जीक्यूट गारंटी को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, इसके अंदर इंटर कंपनी डिपॉजिट या लोन को कवर किया जाएगा। दोस्तों फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर एनबीएफसी, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, सारे कम्युनिकेशन जो है बॉरोर के साथ वर्नाक्युलर लैंग्वेज में होगा। लोन एप्लीकेशन फॉर्म में सारा चीज़ डिटेल रहेगा, रिटन कम्युनिकेशन होगा, लोन एग्रीमेंट कॉपी होगा। यूनिट 26 की बात करें दोस्तों 1818 में ओरिएंटल लाइफ, ये इंश्योरेंस रिलेटेड टॉपिक है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का चलो 1921 में मद्रास सिक्योरिटेबल का फॉर्मेशन हुआ। फिर दोस्तों 1912 में दोस्तों इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट आया। 1928 में दोस्तों इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट आएगा। 1938 में इंश्योरेंस एक्ट, 1950 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट, 1956 में नेशनलाइजेशन हुआ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का। 1972 में दोस्तों जनरल इंश्योरेंस सेक्टर का नेशनलाइजेशन हुआ। 1990 में लिबराइजेशन हुआ इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर का। दोस्तों फिर बताया जा रहा है ग्लोबल और इंडिया में क्या डिफरेंस है। टोटल डायरेक्टली प्रीमियम रिटर्न USD 6.3 ट्रिलियन है, भारत में 99.21% इंक्लूजन है। चलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें, इसे मेजर किया जाता है कितना परसेंटेज इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है जीडीपी के परसेंटेज में। ये 2.71% था 2001 में, जो कि बढ़कर 5.20% हो गया 2009 में, और 2014 में घटकर 3.30% हो गया, फिर से बढ़कर 2019 में 3.76 हो गया। इंश्योरेंस डेंसिटी कैलकुलेट किया जाता है कि प्रीमियम को नॉमिनेटर में लिखिए, पॉपुलेशन को नॉमिनेटर में लिखिए, तो पर कैपिटा प्रीमियम को इंश्योरेंस डेंसिटी कहते हैं। ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। $11.5 था 2001 में और 64.4 बन गया 2010 में, फिर 2016 तक डिक्लाइन किया, फिर बढ़ गया $78 और 2019 में। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2.82 था। कुछ डेटा है दोस्तों देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों और क्या पॉइंट बताया था, लेजिस्लेशन, इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस गिवना कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इंस्टॉलेशन एक्ट 1972। ये 3 एक्ट है दोस्तों जो कि गवर्न करते हैं एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इंडिया। इंश्योरेंस एक्ट 1938 दोस्तों कंसोलिडेट करता है और अमेंडेड किया गया कुछ पहले के लेजिस्लेशन को। एक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश की गई 1972 में, नेशनलाइजेशन और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर का भारत में। री इंश्योरेंस मतलब होता है कि आप रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं इंश्योरर टू री इंश्योरर। री इंश्योरेंस का पर्पज़ ये है कि इंश्योरेंस की कैपेसिटी को, इंश्योरर की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और रिस्क कवरेज ऑफर किया जाए, टेक्निकल सर्विस ऑफर किया जाए। प्री नेशनलाइजेशन री इंश्योरेंस मार्केट दोस्तों, मिनिमम री इंश्योरेंस प्रेफरेंस था इंडिया में और अरेंजमेंट दिया गया ताकि प्राइमरी से फॉरेन मार्केट में ट्रांसफॉर्म हो सके। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसमें मैं डेली क्विज कंडक्ट करता
हूँ, आपके जीआईबी के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे देखते हैं दोस्तों मैंडेटरी सेशन, ये लाया गया 1961 में, जिसमें दोस्तों जितने भी इंश्योरर हैं उन्हें सीट करना है कुछ अमाउंट ऑफ प्रीमियम अंडर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस। मैंडेटरी सेशन लाने का पर्पज़ क्या था, ताकि प्रीमियम डोमेस्टिकली को प्रीमियम को रिटेन कर सके डोमेस्टिकली जितना हो सके। बाइंडिंग सेशन दोस्तों डायरेक्ट इंश्योरर को रिक्वायर किया गया कि वो अपने 20% अपने प्रीमियम का जीआईसी को सीट करेंगे 2006-2007 तक, जिसको बाद में 5% तक घटाया गया पोस्ट लिबरलाइजेशन हेरा। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, ये दोस्तों जो प्रिविलेज जीआईसी एंजॉय कर रहे थे उसको खत्म किया और इसे सब्सिडीज को। इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी एक ब्रिज की तरह काम करते हैं कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, और ये IRDA के तरह रेगुलेट किए जाते हैं। कुछ इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी का नाम बता दूँ, एजेंट, इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट होते हैं, ब्रोकर जो कि डील करते हैं मल्टीपल कंपनीज के साथ, एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी का रोल क्या है, तो दोस्तों ये सॉलिसिट और प्रोक्योर करते हैं इंश्योरेंस बिजनेस को, इंश्योर करते हैं पॉलिसी कंटिन्यूएंस एंड असिस्टेंट इन क्लेम सेटलमेंट। कोड ऑफ कंडक्ट, जो इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी होते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट से बॉन्ड होते हैं जो कि लेड ऑन दिया जाता है इनके रेस्पेक्टिव रेगुलेशन में। प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस है दोस्तों, कोई इंटरमीडिएटरी डिस्काउंट नहीं ऑफर कर सकता ताकि किसी पर्सन को इंड्यूस करे पॉलिसी के रिलेटेड। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इसको मेजर किया जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP के रेशियो में। इंश्योरेंस डेंसिटी, नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, 68 इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेट करी इंडिया में, ये 2020 का डाटा है। 24 जिसमें से लाइफ इंश्योरेंस है, 27 जो जनरल इंश्योरेंस है, 6 स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस है, 11 री इंश्योरेंस है। तो इसका ग्राफ ये बताई दिया आपको। फिर दोस्तों इंश्योरेंस रिपोजिटरी लॉन्च किया गया 2013 में, ताकि इंश्योरेंस पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर सकें। करंटली है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए है 5 एंटिटीज जो कि IDIA से लाइसेंस है, जो कि इंश्योरेंस रिपोजिटरी की तरह काम करते हैं। इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिंगल पॉइंट की तरह काम करता है सर्विस का फॉर मल्टीपल पॉइंट सर्विस रिक्वायरमेंट। जो भी सर्विस प्रोवाइड किया था इंश्योरेंस रिपोजिटरी का फ्री ऑफ चार्ज है। यूनिट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर है RBI, SEBI, IRDA, PFRDA। RBI का हिस्ट्री 1935 में स्टैब्लिश हुआ, पहले कलकत्ता में था लेकिन उसे मुंबई में लाया गया 1937 में। इसका प्राइवेट स्टेटरी कंपनी थी जो कि नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि RBI का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो बैंक नोट को रेगुलेट करेगी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगी, करेंसी को ऑपरेट करेगी, क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करेगी। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगी। फिर दोस्तों फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी, इश्योरेंस ऑफ करेंसी, बैंकर एंड डेब्ट मैनेजर फॉर गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक, रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। RBI का मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है मल्टीपल इंडिकेटर में। इंडिकेटर्स के अंदर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, मनी सप्लाई, क्रेडिट, एक्सचेंज रेट, ये सब आते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है ताकि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में इस्टेब्लिश किया गया ताकि पॉलिसी फ्री इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। MPC के अंदर गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर इन चार्ज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। एक ऑफिसर होते हैं RBI के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और दोस्तों 3 मेंबर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये दोस्तों साल में 6 बार मीट करती है। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर CRR, SLR आते हैं। लिक्विडिटी एजेंट फैसिलिटी के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन एब्जॉर्प्शन होता है लिक्विडिटी का रेपोस और रिवर्स रेपो के माध्यम से। LF रेपो रेट अलाउ करता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को कि वो RBI से बोरो कर सके रेपो रेट पे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्लेज करके। अब देखिए कुछ टूल्स के बारे में बताया। रेपो रेट दोस्तों डिटरमाइन करता है शॉर्ट टर्म पॉलिसी, मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट, और इसको यूज़ किया जाता है पॉलिसी रेट को ट्रांसमिट करने के लिए दूसरे सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट में। OMO एक टूल होता है ताकि आप लिक्विडिटी को लेवल को मैनेज कर सकें, और द मीडियम टर्म बाय आउटराइट सेल परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। MSF दोस्तों शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है बोरो कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव NATL का 25% ओवरनाइट बेसिस पे, और इसका रेट है 100 बेसिस पॉइंट एव द पॉलिसी रेपो रेट। SDF बैलेंस जो कि बैंक हेल्ड करती है RBI के साथ अंडर SDF, ये सभी SDF का लॉ में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये दोस्तों ये जो SDF बैलेंस जो बैंक हेल्ड करती है RBI के साथ, ये एलिजिबल है SLR एसेट के रूप में। तो MSS होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो दोस्तों इसके अंदर कैप होता है, फ्लोर रेट होता है ताकि आप ट्रेजरी बिल को इशू कर सकें और डेटेड सिक्योरिटी को इशू कर सकें, ओवर एंड अबव द नॉर्मल मार्केट बोरिंग प्रोग्राम। दोस्तों बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट, ये दोस्तों विविजन मिनी एडवांस प्रोवाइड करती है, ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को ताकि टेम्प्रोरी मिसमैच को टाइड अप कर सके, कैश फ्लो ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट को ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में हो सकता है कुछ नंबर ऑफ वर्किंग डेज के लिए। LTR दोस्तों लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता है। ये टर्म रेपो 1 साल का, 3 साल का टेनर का कंडक्ट करती है पॉलिसी रेपो रेट पे। TLTR और टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, कमर्शियल बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में इन्वेस्ट करना। फिर दोस्तों नेक्स्ट मैंने बताया जा रहा है कि RBI का क्या रोल है बैंकर और डेब्ट मैनेजर टू गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट अकाउंट को मेंटेन करती है, पैसा रिसीव करना, पेमेंट करना, डोमेस्टिक डेब्ट को मैनेज करती है। दोस्तों ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पब्लिक डेब्ट को रेज करती है कॉस्ट इफेक्टिव और टाइमली मैनर में। दोस्तों RBI का फंक्शन बताया जा रहा है मार्केट डेवलप करना, बैंकर्स टू बैंक, लैंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है बैंक को जो कि अपने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिसोर्स को रेज नहीं कर पा रहे हैं इंटरबैंक मार्केट से, जो कि इंटरेस्ट को प्रोवाइड करती है डिपॉजिटर का। रेगुलेटर सुपरवाइजर के रूप में काम करती है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है। तो फेमा एक्ट आया 1999 का, ये रेगुलेट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। इशूइंग कैसे ऑथराइज डीलर होते हैं दोस्तों, ऑथराइज डीलर बैंक के लाइसेंस होते हैं और दूसरे सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन ये इंश्योर करते हैं दोस्तों कि स्मूथ एंड ऑर्डरली कंडक्ट लाइक डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, तो दोस्तों ये रेगुलेट करते हैं सुपरविजन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का।
ठीक है। IRT है दोस्तों, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, लाइसेंस इशू करती है इंश्योरर को, सेटअप रूल्स गाइडलाइन बनाती है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ऑन साइट ऑफ साइट सुपरविजन कंडक्ट करती है। PFRT दोस्तों रेगुलेट करती है पेंशन सेक्टर को, लॉन्च करती है नेशनल पेमेंट सिस्टम, ये पॉइंट करते हैं इंटरमीडिएटरी जैसे पेंशन फंड मैनेजर, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसीज, एजुकेट करती है पब्लिक स्टेक होल्डर को पेंशन के बारे में, जो भी ग्रीवियांस है पेंशन से रिलेटेड उसको एड्रेस करती है। इंटरमीडिएटरी दोस्तों पेंशन फंड मैनेजर होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं और मैनेज करते हैं सब्सक्राइबर के फंड को। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA होते हैं दोस्तों, जो कि एडमिशन करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी होते हैं जो कि रिसीव करते हैं और एनालाइज करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, कलेक्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं NPS कंट्रीब्यूशन को और हैंडल करते हैं सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट को और कंप्लेंट को। ट्रस्टी बैंक दोस्तों NPS फंड रिसीव करती है, वेरीफाई करती है अमाउंट पे वो ट्रांसफर करती है फंड को और मेंटेन करती है कस्टमर अकाउंट। कस्टडियन दोस्तों ये मेंटेन करते हैं कस्टमर अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड एसेट, कलेक्ट करते हैं एक्रूड बेनिफिट, KYC चेंजेस को परफॉर्म करते हैं, हैंडल करते हैं सब्सक्राइबर ग्रीवियांस को। तो ये सब इंटरमीडिएटरीज होते हैं हमारे पेंशन फंड में। प्लीज़ रिमेंबर पेंशन फंड मैनेजर। फिर दोस्तों उसके बाद हमारा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज CRA कहते हैं उसे, फिर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसीज, ट्रस्टी बैंक, कस्टडियन। दोस्तों मैं आपको फास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। डिटेल जानकारी के लिए हमारे वीडियोज़ का आप हेल्प ले सकते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया गया, एग्जाम्पल लेकर समझाया गया है ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। अभी चूँकि आप रिवाइज कर रहे हैं दैट्स वाई मूविंग फास्ट। यदि आपको इस तरह के PDF की रिक्वायरमेंट है, इस तरह के वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहला जो नंबर है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब यूनिट नंबर 28 की बात करते हैं। इसमें दोस्तों IRDA का फंक्शन PFRT मैंने आपको पहले ही बता दिया, आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बैकबोन होता है इकोनॉमी के लिए, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, एक्सटर्नलिटीज़ क्रिएट करता है, रेगुलेशन क्रिएट करता है। गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है कि फास्टर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एलिवेशन प्रोवाइड, एलिवेशन कंपोनेंट है। ये बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, गैस जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर वर्क एंड सप्लाई, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे ट्रैक, सिग्नलिंग, रोड ब्रिजेज, ये सभी कंपोनेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड सेविंग GDP का 22.3% है, कॉर्पोरेट सेविंग GDP का 7.2% है, पब्लिक सेक्टर सेविंग GDP का 1.3% है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग दोस्तों परसेंटेज ऑफ GDP है। ये रिपोर्ट किया गया 29.32% 2021 में। तो देखिए क्या क्या चैनल है इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने का। गवर्नमेंट है, DFIs हैं, कॉमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, पेंशन फंड है। फिर दोस्तों NAFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड के लिए, बोरो कर सकती है बहुत सारे सोर्स के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट भी आते हैं, RBI, कॉमर्शियल बैंक, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन आते हैं, NARCL नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन बैंक एंड इंडिया लिमिटेड, और दोस्तों इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कोऑपरेटिव लिमिटेड IDRCL ये एस्टैब्लिश किया गया ताकि कंसोलिडेट कर सके और रिजॉल्व कर सके स्टेट एसेट को। पब्लिक सेक्टर बैंक होल्ड करती है 51% इक्विटी NARCL में। बैंक को एक्सपेक्ट किया जाएगा वो अपने NPA जो कि 2 लाख का है उसे 2 लाख करोड़ का है उसे NRCL को ट्रांसफर कर दें। PSB दोस्तों रिकैपिटलाइजेशन और PSB अप्रूव किया गया 2017 में, जिसका बजट था 2.1 लाख करोड़। PSB रिफॉर्म एजेंडा, जिसका नाम है ईज ऑफ एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस ईज। इसका एम है ताकि PSB के वर्किंग को और RRB के वर्किंग को स्ट्रीमलाइन कर सकें, डिलीवर कर सकें क्वालिटी सर्विस, MSME फोकस कर सकें, इंश्योर कर सकें बेटर गवर्नेंस। ईज बैंकिंग रिफॉर्म, इसका एम है ताकि क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग को इंस्टॉलाइज कर सकें, मेजर कर सकें हर एक PSB के परफॉर्मेंस को अबाउट 120 ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स। सिक्वेंशियल वर्जन रोल्ड आउट किया गया 2018 से, ईज 1.0 टू ईज 4.0। अब देखिए क्या है ईज, उसको समझते हैं। ईज 3.0 दोस्तों स्मार्ट लैंडिंग फॉर एक्सपैंडिंग इंडिया। सेकंड है दोस्तों हैंड वाइडिंग साउंड बैंकिंग थ्रू IT सिस्टम, टेक इनेबल्ड केस ऑफ बैंकिंग, गवर्नेंस एंड आउटकम सेंटरिंग। ऑब्जेक्टिव था कि हम क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ा सकें, MSME में इंप्रूव एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकें, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव कर, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा सकें, HR मैनेजमेंट को इन्हांस कर सकें PSB में, इंश्योर कर सकें अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विस। ईज 4.0 दोस्तों न्यू एज 24/7 बैंकिंग आया। फिर दोस्तों कोलैबोरेशन लिंकिंग फॉर सिनर्जिकिंग आइटम। ईज 5.0 दोस्तों कॉमन PSB रिफॉर्म एजेंडा है जो कि न्यू एज कैपेबिलिटी में इन्वेस्ट करना, ऑनगोइंग रिफॉर्म को डीप करना, बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेटजिक 3 ईयर रोड मैप, एक रोड मैप बनाया गया डाइवर्स थीम से, बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क। तो दोस्तों ये था हमारा मॉड्यूल सी का कंप्लीट रिवीजन। कैसा लगा आपको लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको इस तरह के PDF चाहिए तो हमारा नंबर है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ और लेक्चर रेगुलरली मिलते रहें। धन्यवाद।